अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्तियाँ ऑनलाइन। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में 2025 में एक बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। ये तूफान सूरज की तरफ से आएगा और अगर ये तूफान ज़मीन से टकराता है तो इस तूफान के बहुत से असरात ज़मीन पर पड़ सकते हैं। पहली मर्तबा इस किस्म के तूफान को जो कि सूरज से आता है हमने 1869 में देखा, जब एक साइंसदान जिनका नाम रिचर्ड कारिंगटन थे, वो अपनी ऑब्जर्वेटरी में बैठे सूरज का मुशाहिदा कर रहे थे। इन साइंसदान का ताल्लुक ब्रिटेन से है, इंग्लैंड से है। ये वो ज़माना है जबकि बल्ब भी नहीं बना था। स्ट्रीट लाइट्स पर हम गैस के बल्ब जलाते थे। बिजली ज़मीन पर मौजूद थी लेकिन रोशनी में अभी कन्वर्ट नहीं हुई थी। तो जब ये अपनी ऑब्जर्वेटरी से मुशाहिदा कर रहे थे तो इन्होंने सूरज पर दो बड़े शोले देखे। इन्होंने देखा, मैं आपको तस्वीर में भी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, सूरज पर दो बड़े बड़े शोले थे और पहली मर्तबा हमें पता चला कि सूरज से इन शोलों के जरिए, जिन्हें सोलर फ्लेयर्स कहा जाता है, तूफान आ सकता है। इस पूरे इवेंट को कारिंगटन इवेंट कहा जाता है। कारिंगटन साहब ने अपने किताबों में दर्ज किया है कि उस वक्त जब ये तूफान आने वाला था, आसमान इतना ज़्यादा रोशन था, रोशनियों की वजह से, अरोरास की वजह से इतना रोशन आसमान पिछले 160 सालों में नहीं हुआ। इतनी ज़्यादा रोशनी थी और वो सिर्फ रोशनी पोल्स पर नहीं थी बल्कि वो रोशनी इक्वेटर तक आ चुकी थी कि आप एक किताब भी रात के 12 बजे उस रोशनी में, अरोरास की रोशनी में पढ़ सकते हैं। अगर आपको अरोरा के बारे में मालूम नहीं है तो मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूं, लेकिन आप जानते ही होंगे कि नॉर्थ और साउथ पोल पर आपको सब्ज रंग की, गुलाबी रंग की, मुख्तलिफ रंग की रात को रोशनियां नजर आती हैं जिन्हें अरोरास कहा जाता है। इस इवेंट को उन्होंने दर्ज किया और ये जो ड्राइंग मैं आपको दिखा रहा हूं ये उन्हीं की बनाई हुई ड्राइंग है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि उस वक्त जितनी भी कम्युनिकेशन थी, ज़राए मवासलात थे, वो टेलीग्राफ के मरहूने मिन्नत थे। टेलीग्राफ के जरिए हम दूर दराज सिग्नल्स भेजते थे, मैसेजेस भेजते थे और जब ये एटमॉस्फेयर चार्ज हो गई, इसमें एनर्जी आ गई सूरज की तरफ से, तो ये भी देखा गया कि टेलीग्राफ ने खुद ब खुद सिग्नल्स देना और कैच करना शुरू कर दिए। मैं आपको यहाँ पर टेलीग्राफ के सिग्नल्स, जिन्हें हम फॉल्स एक्चुएशंस कहते हैं, वो यहाँ पर दिखा रहा हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा एनर्जी एटमॉस्फेयर में आ चुकी थी कि अब हमें बैटरीज की ज़रूरत ही नहीं थी टेलीग्राफ को ऑपरेट करने के लिए। तो हमें दूसरी तरफ फिक्टिशियस किस्म के ना समझ आने वाले मैसेजेस मिलना शुरू हो गए। ये भी देखा गया कि टेलीग्राफ की केबल्स में कई जगह पर स्पार्किंग भी हुई। अगर स्पार्किंग हो सकती है तो इसका मतलब यह है कि ग्रिड स्टेशन, जहां पर पावर केबल्स होती हैं, वहां पर भी असरात हुए होंगे। 2025 में हम ये समझते हैं कि अगर ऐसा सोलर स्टॉर्म हमें आकर टकराता है तो उससे सबसे ज्यादा नुकसान बिजली को होगा। पावर ग्रिड्स फेल होंगे, इंटरनेट खत्म होगा, मोबाइल कम्युनिकेशन खत्म होगी और उसके साथ साथ एक अंदाजे के मुताबिक 40 मिलियन यानी 4 करोड़ लोग कई सालों तक बगैर बिजली के रह सकते हैं अगर ये सोलर स्टॉर्म हमारी जमीन से टकराता है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट है। हम अगर सूरज की बात करें तो सूरज एक बहुत बड़ी प्लाज्मा की गेंद है जो कि रोटेट कर रही है, लेकिन इसकी रोटेशन अपने गिर्द इक्वेटर में 25 दिनों में कंप्लीट हो जाती है। जब हम पोल की तरफ जाते हैं तो इसकी रोटेशन 35 से 37 दिनों में कंप्लीट होती है। तो एक रोटेशन पोल्स पर 37 दिनों में कंप्लीट हो रही है, जबकि इक्वेटर पर वही रोटेशन 25 दिनों में कंप्लीट हो रही है। इसकी वजह से जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस होती हैं, आपने कई मरतबा जब सूरज को देखा होगा, जब मैं भी टेलीस्कोप के जरिए सूरज को देखता हूं तो हमें ब्लैक स्पॉट्स नजर आते हैं और वो ब्लैक स्पॉट्स ऐसी जगह होती हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज्यादा है, तो उनके बीच में मैग्नेटिक लाइंस होती हैं। अब जब रोटेशन डिफरेंट है डिफरेंट हिस्सों की, तो मैग्नेटिक लाइंस आपस में ट्विस्ट करना शुरू हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप एक रबर बैंड को लें और उसको घुमाते जाएं तो आप देखेंगे उसमें एनर्जी स्टोर हो रही है। वो टाइट होता जाएगा, उसमें एनर्जी स्टोर होती रहेगी। जब आप उसको छोड़ेंगे तो एकदम जूम करके वो वापस अपनी कंडीशन में आएगा और आपको एक स्पार्क की सी कैफियत मिलेगी। स्पार्क तो नहीं होगा लेकिन स्पार्क की सी कैफियत मिलेगी। बिल्कुल ऐसे ही मैग्नेटिक लाइंस करती हैं। जब सूरज की रोटेशन
हो रही होती है तो आहिस्ता आहिस्ता मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस आपस में ट्विस्ट कर रही होती हैं और उनमें वाइंडिंग इफेक्ट आ रहा होता है, बिल्कुल ऐसे जैसे रबर बैंड में आ रहा है। और फिर जब वो वाइंडिंग इफेक्ट खत्म होता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड एकदम डिसरप्ट होती हैं और उससे सोलर फ्लेयर्स प्रोड्यूस होते हैं। और वो सोलर फ्लेयर्स हमारी तरफ दो चीज़ों को भेजते हैं। एक तो चार्ज पार्टिकल्स हैं जिन्हें प्लाज्मा भी कहा जाता है, जो कि 14 से 40 घंटों के बीच में ज़मीन तक सफ़र कर सकते हैं। तो हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो 2 दिन के करीब और 1 दिन के करीब, 1 से 2 दिन के बीच में ज़मीन पर पहुंच सकते हैं। लेकिन जो रेडिएशंस हैं, जो एक्स रेज हैं, जो बाकी रेज हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, वो 8 मिनट में हम तक पहुंचते हैं, जिस टाइम में सूरज की रोशनी हम तक पहुंचती है। मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जब सोलर फ्लेयर एब्रप्ट होता है, सोलर फ्लेयर एक फटता है, बनता है, तो ये फिनोमिना, ये जो एक्सप्लोजन है, सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा फिनोमिना है, सबसे बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इसकी वजह मैग्नेटिक फील्ड होती है। लेकिन अगर ये सोलर फ्लेयर हमारी तरफ आता है तो इसके नुकसान ज़मीन पर क्या होंगे? पहली बात यह है कि हमारी ज़मीन के बाहर सैटेलाइट्स का एक जमघटा है। तो सबसे पहले सैटेलाइट्स को 2 किस्म के नुकसान पहुंच सकते हैं। पहला नुकसान होगा रेडिएशन से। याद रखें, 2 चीज़ें आ रही है, रेडिएशन आ रही हैं और हमारे पास प्लाज्मा यानी कि आयोनाइज्ड पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो अगर रेडिएशन आती हैं वो टेम्परेचर ज़्यादा कर सकते हैं, हीट दे सकती हैं इन सारी सैटेलाइट्स को और इलेक्ट्रॉनिक्स को, जिसके ज़रिए वो फ्राई हो सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो काम करना छोड़ सकते हैं। स्पेशली वो सैटेलाइट्स जो कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड के, ज़मीन की मैग्नेटिक फील्ड के बाहर हैं। ज़मीन के गिर्द भी एक मैग्नेटिक फील्ड है, ज़मीन एक मैग्नेट है, उसके बाहर जो सैटेलाइट्स हैं उन पर सोलर फ्लेयर्स का बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। तो एक तो ये कि चार्ज पार्टिकल्स आकर उनको हिट करेंगे और वो इन सैटेलाइट्स को चार्ज करना शुरू कर देंगे। उसके वजह से यहाँ पर स्पार्किंग हो सकती है, आपका जीपीएस सिस्टम डाउन हो सकता है, आपके रेडियो सिग्नल्स डाउन हो सकते हैं और सैटेलाइट्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड के बाहर हैं वो ख़त्म हो सकती हैं। लेकिन एक तीसरा फिनोमिना भी है और वो फिनोमिना ये है कि जब ये रेडिएशन आकर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटेंस रेडिएशन है, आकर ज़मीन के बाहर के खौल को यानी हमारी एटमॉस्फेयर को गर्म करना शुरू कर देती है। और हमारी एटमॉस्फेयर गैसेस की बनी हुई है, तो हम ज़मीन की एटमॉस्फेयर आहिस्ता आहिस्ता फैलना शुरू कर देगी, बाहर की तरफ निकलना शुरू कर देगी और सैटेलाइट्स अपनी जगह पर रिवॉल्व कर रही हैं। अब ज़मीन की जो एटमॉस्फेयर वो यहाँ पर है, लेकिन जब वो गर्म होगी तो वो एक्सपैंड होगी और उसकी वजह से सैटेलाइट इस एटमॉस्फेयर के बीच में आ सकती है। जब सैटेलाइट इसके बीच में आएगी तो यहाँ पर अब ड्रैग फोर्स मिलना शुरू हो जाएगी, फ्रिक्शन आ जाएगी, क्योंकि अब गैसेस आ गई हैं सैटेलाइट के पाथ में और सैटेलाइट आहिस्ता आहिस्ता, जो लो अर्थ ऑर्बिट की सैटेलाइट्स हैं, जिस तरह इलॉन मस्क सामने सैटेलाइट्स इस वक्त छोड़ी हुई हैं स्टारलिंक की, वो आहिस्ता आहिस्ता ड्रैग फोर्स की वजह से जलकर ज़मीन पर गिर सकती हैं। यहां पर एक और इफेक्ट भी मैं आपको बताता चलूं जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और वो है ग्रिड स्टेशंस का। अब जब एटमॉस्फेयर आपकी पूरे तरीके से चार्ज हो गई है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, आपकी एटमॉस्फेयर में आपको मुख्तलिफ किस्म की लाइटिंग भी नजर आएगी, तो करंट की वजह से आपके क्रस्ट यानी ज़मीन के क्रस्ट में इंड्यूस करंट फ्लो करेगा, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगा। जब ज़मीन में करंट फ्लो करेगा तो अब यहां पर हम 2 किस्म के काम करते हैं। एक तो ये कि जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं उनकी जो प्रोटेक्शन होती है, यानी जो उनकी ग्राउंडिंग होती है, वो ज़मीन के साथ अमूमन हमने की होती है। और अगर उसी में करंट फ्लो कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि करंट को एक रिवर्स पाथ मिल रहा है, जो कि आपकी जितनी भी प्रोटेक्शन सिस्टम है उनके लिए तबाही कर सकता है। और दूसरी बात यह कि हम जितनी भी रिटर्न पाथ्स हैं वो भी ज़मीन से लेते हैं, तो वहां पर भी इन सिग्नल्स के साथ हमारे इंड्यूस करंट आ सकते हैं और वो हमारे इलेक्ट्रिक सिस्टम्स को तबाह कर सकते हैं। इसलिए ग्रिड स्टेशंस, इनके फेलियर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और कहा जाता है कि जब ये इवेंट आएगा तो ऐसे फेलियर्स आपको नजर आएंगे और हम पहले भी ऐसे फेलियर्स देख चुके हैं। मैं आपको 1989 में एक ब्लैकआउट की तरफ लेके चलता हूं जो कि क्यूबेक में हुआ था। इस ब्लैकआउट की वजह सोलर फ्लेयर थे, सोलर स्टॉर्म था। 2 सोलर स्टॉर्म आए थे, एक आया था मार्च में और उसकी वजह से 12 घंटे ग्रिड स्टेशंस का ब्लैकआउट रहा। लेकिन उसके बाद उसी साल अगस्त में भी एक बड़ा फ्लेयर आया और उसकी वजह से काफी दिनों तक कई जगहों पर बिजली ना आई, इलेक्ट्रॉनिक चिप्स फेल हो गई,
और उसके साथ साथ ग्रिड स्टेशंस भी डाउन हो गए। मैं आपको यह भी बताता चलूं कि ऐसे फ्लेयर्स जो कि कम इंटेंसिटी वाले हैं वो ज़मीन पर आते रहते हैं। अभी 2022 में एक सोलर फ्लेयर ने ज़मीन को हिट किया और उसकी वजह से स्टारलिंक की, इलॉन मस्क साहब की 40 सैटेलाइट अपने ऑर्बिट से बाहर निकल गई थी, लेकिन फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा अपनी जो कोर्स अलाइनमेंट है वो उन्होंने की। आखिर 2025 में ही ऐसा क्यों होने जा रहा है? उसकी एक छोटी वजह यह है कि सोलर साइकिल 11 साल का है। हमारे सूरज का सोलर साइकिल 11 साल का है। उसका मतलब यह है कि 11 सालों के बाद सूरज की नॉर्थ और साउथ मैग्नेटिक पोल्स आपस में स्विच कर जाते हैं और उसकी वजह से बहुत बड़ी डिसरप्शन आती है और सोलर फ्लेयर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि जब ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में स्विच करने के करीब होती हैं तो आपको सूरज पर ज्यादा ब्लैक स्पॉट्स नजर आने शुरू हो जाएंगे। अगर आज आप टेलीस्कोप के जरिए सूरज को देखें तो आपको ब्लैक स्पॉट्स नजर आएंगे। 2024 में आपको और ज्यादा नजर आएंगे, 2025 में आपको इससे भी ज्यादा नजर आएंगे, लेकिन फिर एकदम ये ब्लैक स्पॉट्स खत्म हो जाएंगे, कम हो जाएंगे और फिर 11 साल के बाद यानी 2036 के करीब जाकर आपको ब्लैक स्पॉट्स नजर आएंगे। हम जहां सैटेलाइट्स के बारे में बहुत फिक्रमंद हैं कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो सकती है, वहां पर एस्ट्रोनॉट्स की सेहत का भी हमें ख्याल है, क्योंकि जो रेडिएशन आकर हिट करेंगी और जो सोलर फ्लेयर से मैग्नेटिक पार्टिकल्स आकर हिट करेंगे वो इंसान के डीएनए को भी चेंज कर सकते हैं, वो एस्ट्रोनॉट के डीएनए को बदल सकते हैं, इसलिए उनका भी ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अभी मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त बहुत कम चांसेस हैं कि 2025 में ये फ्लेयर हमसे टकराएगा, तकरीबन 3% चांसेस हैं। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ये फ्लेयर हमसे टकराता है तो दुनिया 20 साल पीछे चली जाएगी। अब हमने करना क्या है? इसका तरीका बड़ा सिंपल है। ऐसे फ्लेयर से बचने के लिए, क्योंकि ये फ्लेयर्स तो हमेशा आते रहेंगे और क्योंकि अब हमने टेक्नोलॉजी बना ली है तो हमें इनका ज़्यादा डर है, हमें अंडर सी केबल्स डालनी पड़ेंगी। मैं इलॉन मस्क साहब से माजरत के साथ ये कहना चाहूँगा कि सैटेलाइट्स को इंटरनेट और जीपीएस से ओवरलोड नहीं करना चाहिए, बल्कि अब जो इसके बारे में, इसके तदारुक के बारे में बात हो रही है उसमें कहा जा रहा है कि हमें अंडर सी ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन करनी चाहिए और उसके साथ एक ऐसा अलार्म सिस्टम बनाना चाहिए जिससे हम पहले ही प्रिडिक्ट कर सकें कि इस साल सोलर फ्लेयर आ सकेगा और उसके लिए हमने क्या एहतियाती तदाबीर लेनी है। तो मुझे उम्मीद है कि 2025 में ज़मीन का बच बचाव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन असल हकायक तो हमें 2025 में ही पता चलेंगे। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाते रहिए।